नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज लेक्चर नंबर 34 की बात करनी है। महाजनपद काल की बात चल रही है अपनी। आज महाजनपद काल का भाग 3 बात करनी है। कल इसके पहले लेक्चर नंबर 33 में 33 में अपन ने महाजनपद 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां मैप सहित और कोड टेका सहित देखी थी। आज 16 महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करिए। दोस्तों, ये सबसे पहला महाजनपद आज जो बात करेंगे अपन वो है कंबोज। कंबोज अपन ने कल बात करी थी, पाकिस्तान के राजौरी जिले में है। तो कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। कल मैंने कोड बताया था, चंपागिरी बारात में कौशांबी के साथ में वैशाली ने श्राप दिया, महिषमती ने कुशा पिया, कापे शक्ति इंद्र की घर, मथुरा विराटनगर, तक्षशिला तुम आ जाना, महापोटनी पा जाना, अनमकावा बाज को मलना होगा, 5-6 कुरुश्रु कामत गंधश्रु। तो इसके पहले वाला लेक्चर पढ़िए, सारी राजधानी आपको याद हो जाएंगी बाय हार्ट। तो राजपुर या हाटक राजधानी थी। और कंबोज की विशेषता क्या है दोस्तों? तो कौटिल्य ने यहां के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कौटिल्य ने यहां के निवासियों को क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी, अर्थात व्यापार वाणिज्य और कृषि के अलावा यहां के लोग अस्त्र शस्त्रों से भी जीविका कमाते थे। अस्त्र शस्त्रों को बेचकर भी जीविका जो कमाते हैं वो कहलाते हैं वार्ता शस्त्रोपजीवी। ठीक है, वार्ता का मतलब होता है व्यापार। तो व्यापार करके, शस्त्रों का व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वार्ता शस्त्रोपजीवी, है ना। और ध्यान देंगे, अच्छी किस्म की तलवार और अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कंबोज। घोड़े वहां के अफगानिस्तान पाकिस्तान तरफ के बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छी किस्म की तलवार और घोड़ों के लिए कौन प्रसिद्ध था? कंबोज। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा महाजनपद है दोस्तों गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती थी। पुष्कलावती एग्जैक्टली अगर पूछे आपसे परीक्षा में तो पश्चिमी गांधार की राजधानी थी। पश्चिमी गांधार की राजधानी थी पुष्कलावती। और पुष्कलावती का आधुनिक नाम क्या है? चार सद्धा। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बिल्कुल फ्रेश है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों। ठीक है, तो पुष्कलावती जो है एग्जैक्टली पश्चिमी गांधार की राजधानी थी और पुष्कलावती का आधुनिक नाम चार सद्धा है। अब गांधार का शासक जो था वो पुष्कर सारिन था। गांधार का शासक कौन था? पुष्कर सारिन। कैसे याद रखेंगे? गांधारी जो थी, गांधारी अपनी आंख में पट्टी बांधती थी, किसकी? सारी की फाड़ के। सारिन। तो याद करने का तरीका है दोस्तों लंबे समय तक। तो गांधारी जो थी, गांधार की, तो अपनी आंख में जो पट्टी बांधती थी वो सारी को फाड़ के बांधती थी, तो सारिन। तो पुष्कर सारिन था। इसने अवंती नरेश चंड प्रद्योत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी मेरे ख्याल से 16 या 17 एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। चंड प्रद्योत कहां के शासक थे? तो अवंती के, उज्जैन के। ठीक है, तो इसने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को हराया था। हालांकि गांधार तथा अवंती आपस में बहुत दूर थे। गांधार पाकिस्तान की तरफ है और अवंती जो है उज्जैन की तरफ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत है दोस्तों। लेकिन फिर भी पुष्कर सारिन ने वहां से आके और चंड प्रद्योत को हराया। इसका मतलब पुष्कर सारिन कितना बलशाली होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मगध नरेश बिंबिसार ने, जो उस समय का सबसे बेहतरीन महाजनपद था मगध, तो मगध नरेश बिंबिसार ने पुष्कर सारिन के दरबार में एक दूत भेजा था मित्रता करने के लिए। बिंबिसार के दरबार में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और कूटनीतिज्ञ लोग हुआ करते थे, जो कि बिंबिसार को बताते थे कि किसके ऊपर आक्रमण करना है, किससे दोस्ती करना है, किससे अपन जीत नहीं पाएंगे, तो उससे विवाह संबंध स्थापित कर लो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मगध नरेश बिंबिसार जो थे, बिंबिसार ने पुष्कर सारिन के दरबार में एक मित्रता स्वरूप एक दूत भेजा था। और तक्षशिला की स्थापना जो की है वो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। जो गांधार की राजधानी तक्षशिला है, तक्षशिला की स्थापना जो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? तक्षशिला पड़ा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो शासक याद हो जाएगा, गांधारी साड़ी से पट्टी बांधती थी, साड़ी की फाड़ के पट्टी बांधती थी, तो पुष्कर सारिन। और पुष्कर सारिन ने किसको हराया था? चंड प्रद्योत, अवंती का शासक। ठीक है, तीसरा महाजनपद है दोस्तों कुरु या कुरुक्षेत्र। कुरु महाजनपद की राजधानी, जैसे कल मैं पढ़ा चुका हूं, हस्तिनापुर थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। और यहां के शासक का नाम क्या था? कौरव्य।
हस्तिनापुर के शासक का नाम क्या था? कौरव्य या कौरव बोल सकते हैं। जब हस्तिनापुर बाढ़ में डूब गया तो एक शासक निचच्छू, जब हस्तिनापुर बाढ़ में डूब गया तो एक शासक निचच्छू ने राजधानी हस्तिनापुर से ट्रांसफर करके कहां पे बना दी? कौशांबी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है कौशांबी दोस्तों, है ना। तो कौशांबी में राजधानी बनाई, ठीक है। नेक्स्ट है सूरसेन। जैसा कि मैंने बताया था सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। अवंतीपुत्र यहां का शासक था। ध्यान देंगे, अवंतीपुत्र को उज्जैन का शासक ना बना दीजिएगा, अवंतीपुत्र यहां का शासक था। सूरसेन का शासक कौन था? अवंतीपुत्र। ध्यान दीजिएगा जरा केयरफुली, अवंतीपुत्र यहां का शासक था। यूनानी ग्रंथों में सूरसेन को बोला गया है सूरसेनोई और मथुरा को बोला गया है मैथुरा। सूरसेन को क्या बोला गया है? सूरसेनोई और मथुरा को क्या बोला गया है? मैथुरा, ठीक है। नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों वत्स, और वत्स की राजधानी है कौशांबी, इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो है। यहां पौरव वंश का शासक था उदयन। पौरव वंश का शासन था और शासक कौन था? उदयन। ध्यान दीजिए ये उदयन नहीं है, ये उदयन नहीं है, उदयन तो मगध का शासक था, ये उदयन है। इसने बौद्ध भिक्षु पिंडोला, उदयन जो है वो बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म कौन ग्रहण कर लेता है? तो उदयन, ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता एक बुक जो है, स्वप्न दाता वासव दत्ता में उदयन तथा वासव दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। और वासव दत्ता कौन थी? अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री थी, है ना। यह प्रेम कथा इस तरीके की है कि जो अवंती नरेश चंड प्रद्योत हैं और वत्स का नरेश जो उदयन है ना, इन दोनों के बीच शत्रुता चलती थी। मतलब वत्स और अवंती के बीच क्या चलती थी? शत्रुता चलती थी। तो अवंती के नरेश जो हैं वो वत्स का शासक जो उदयन है, उदयन एक बार शिकार खेलते 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 अवंती की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया। तो चंड प्रद्योत जो शासक है अवंती का, उसने उदयन को पकड़ के जेल में डलवा दिया। और जेल में पड़ा पड़ा ये वीणा बजा रहा था, म्यूजिक बजा रहा था। तो म्यूजिक की धुन सुनी किसने? वासव दत्ता ने, चंड प्रद्योत की बेटी ने, और वो इंप्रेस हो गई और फिर इससे शादी हो गई। तो वही सारा वर्णन है स्वप्न वासव दत्ता में, ठीक है। तो स्वप्न वासव दत्ता में किसकी कहानी है दोस्तों? उदयन तथा वासव दत्ता की प्रेम कहानी है। वासव दत्ता कौन है? चंड प्रद्योत की पुत्री है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि गंधिकों के सिक्के कौशांबी से प्राप्त हुए हैं। गंधिकों मतलब इत्र बनाने वाले व्यापारी। तो गंधिकों, गंध मतलब खुशबू, तो गंधिकों या इत्र बनाने वाले व्यापारियों के सिक्के कहां से मिले हैं? कौशांबी से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और मगध नरेश शिशुनाग ने वत्स को जीतकर, मगध नरेश इसके बाद बिंबिसार वगैरह के बाद सब ये शिशुनाग आएगा। तो शिशुनाग ने वत्स को जीतकर इसे हमेशा मगध का हिस्सा, हमेशा के लिए मगध का हिस्सा बना लिया शिशुनाग ने, ठीक है। तो फाइनली वत्स को किसने जीत के? शिशुनाग ने जीत के मगध का हिस्सा बना लिया। बाकी की ये कहानी उदयन और वासव दत्ता की है। स्वप्न वासव दत्ता में वासव दत्ता किसकी बेटी है? चंद्र प्रद्योत कहां के शासक हैं? उज्जैन के शासक। उज्जैन और वत्स की लड़ाई चलती थी, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। मैंने यहां चित्र बनाया, एक कहानी है छोटी सी। काशी इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ कोसल है, ठीक है। कोसल सरयू नदी के किनारे वाला है, काशी वाराणसी वाला है, और मगध बड़ा शासक था। तो हुआ क्या दोस्तों, इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है कि काशी का शासक, यहां काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण किया। काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण करके उसका कुछ हिस्सा जीत लिया था पहले कभी, ठीक है। काशी के शासक ब्रह्मदत्त ने कौशल पर आक्रमण करके उसका कुछ हिस्सा जीत लिया था। आगे जब कौशल में प्रभावी शासक कंस आया, वो वाला कंस नहीं जो आप सोच रहे हैं, आगे जब कौशल में प्रभावी शासक कंस आया तो उसने वापस से काशी को जीत लिया। कौशल ने वापस से किसको जीत लिया? उल्टा हो गया। अब पहले काशी ने कौशल का कुछ हिस्सा जीता और फिर कौशल में जब कंस आया तो उसने काशी को जीत लिया, ठीक है। तो कौशल का हिस्सा बन गया अब कौन? काशी। अब कंस का पुत्र महाकौशल था, तो महाकौशल के समय भी जो है काशी कौशल का हिस्सा बना रहा। तो कंस का पुत्र महाकौशल और महाकौशल का पुत्र प्रसेनजित और महाकौशल की पुत्री महाकोसला, इन सबके समय भी काशी जो है वो किसका भाग बना रहा? कौशल का भाग बना रहा। अब क्या हुआ दोस्तों,
ये महाकोसला जो पुत्री है, महाकौशल की पुत्री है महाकोसला। तो इस महाकोसला का विवाह जो हुआ मगध नरेश बिंबिसार से होता है। और दहेज स्वरूप जो काशी जीता था, कौशल ने जो काशी जीत रखा है, उस काशी को दहेज स्वरूप किसको दे दिया जाता है? मगध को दे दिया जाता है। कहानी का एक पार्ट ये है। तो काशी अब किसका हिस्सा हो गया? मगध का। किसको दहेज में मिला है? बिंबिसार को। किसने दिया है? महाकौशल ने दिया है। अपनी बेटी महाकोसला की शादी किससे करी है? बिंबिसार से। अब दोस्तों मगध में क्या होता है कि बिंबिसार की हत्या करके कौन गद्दी पे बैठता है? तो अजातशत्रु, है ना। तो किंतु जब अजातशत्रु जो है बिंबिसार को मार देता है तो प्रसेनजीत गुस्सा हो जाता है और वापस से काशी छीन लेता है मगध से कि वापस करो हमारा दहेज का काशी। तो प्रसेनजीत वापस से काशी छीन लेता है मगध से। तो अजातशत्रु गुस्सा हो जाएंगे, अजातशत्रु आक्रमण कर देते हैं प्रसेनजीत पर। प्रसेनजीत फिर हार जाते हैं। अब प्रसेनजीत अपनी बेटी बाजिरा, प्रसेनजीत की बेटी कौन है? अब प्रसेनजीत यहां पे, ये प्रसेनजीत की बेटी होगी बाजिरा। तो प्रसेनजीत की बेटी बाजिरा का विवाह करा देता है प्रसेनजीत अजातशत्रु से और वापस से काशी किसको दे देता है? अजातशत्रु को। मतलब मगध का हिस्सा हो जाता है वापस से काशी। और इसके बाद काशी कभी भी मगध से अलग नहीं होता है। तो ये काशी की कहानी रही मगध से मिलने की। मगध का विस्तार किस तरीके से हुआ है उसका एक ये पार्ट हो जाता है दोस्तों। तो एक बार जब अच्छे से पढ़ेंगे आप इसको तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चूंकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो कल इसी का मैं दूसरा पार्ट लेके फिर से आपके सामने आऊंगा। ठीक है, छह महाजनपद हो गए हैं, कुछ एक 8 महाजनपद और बचे हैं जो कल मैं एक लेक्चर और आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।